गुड इवनिंग एवरीवन। सो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में। हमने जो 3 दिन का प्रोग्राम शुरू किया है एंजाइटी डिसऑर्डर्स के ऊपर, ओसीडी के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। मैं इस शो के दूसरे दिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और मैं आपकी हूँ होस्ट एंड दोस्त कविता। तो चलिए आज हम फिर से एक बार वेलकम करते हैं राजेंद्र सर का, जो कि हमारे इस शो में गेस्ट हैं और जो है एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट। वही हमें बताएंगे आज के प्रोग्राम की जो डिटेल्स है, ओसीडी के बारे में जो हम चर्चा करेंगे उसके बारे में हमें बताएंगे राजेंद्र सर। तो सर वेलकम है आपका इस शो में। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, आपका हिमांशु गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी अभिव्यक्ति टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। तो फ्रेंड्स, ठंड भी बहुत पड़ रही है और 31st की नाइट है। आई होप आप सब लोग आज एंजॉय करेंगे मिलके बहुत ज्यादा। और अभी आप अपनी रजाइयों में बैठे ठंड का मजा लेते हुए ये प्रोग्राम देखें। और हम आज बात करेंगे, कल हमने बात की थी कि ओसीडी क्या होता है और ओसीडी कितने टाइप्स का होता है। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे थॉट्स के ऊपर। थॉट्स मतलब विचार के ओसीडी में हमें किस तरह के विचार आते हैं और ये विचार क्यों आते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में हमें जो एक्सप्लेन करेंगे वो राजेंद्र सर करेंगे। तो सर हमें बताइए आपकी ओसीडी के जो विचार होते हैं और नॉर्मल जो थॉट्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। मतलब हमें कैसे पता चले कि जो ये हमारा विचार है ये ओसीडी वाला है या फिर ये नॉर्मल विचार है। जी, कविता जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि एक सामान्य इंसान कैसे ये अंतर कर पाए कि उसके मन में जो विचार आ रहे हैं, वो विचार ओसीडी के हैं या उसके अपने नॉर्मल विचार है। देखिए कि कुछ तो ऑटोमैटिक विचार होते हैं, जो ऑटोमैटिक विचार चलते ही रहते हैं। हम रास्ते पर जा रहे हैं, हमने कोई रेस्टोरेंट देखा, उससे संबंधित खाने से संबंधित विचार आ सकता है। आगे हमने स्कूल देखा, स्कूल से संबंधित या अपने बचपन की जो पढ़ाई हुई है, उससे संबंधित विचार आ सकता है। ये है ऑटोमैटिक थॉट। और कुछ होते हैं ऑटोमैटिक नेगेटिव थॉट कि हमें अपने आप नकारात्मक विचार आने लग जाते हैं। किसी भी घटना से संबंधित कोई सामने ट्रिगर है, उससे संबंधित हम नेगेटिव कल्पना करने लग जाते हैं। जिनके मन में ये नेगेटिव ऑटोमैटिक थॉट आते हैं, वो आगे जाकर के डिप्रेशन को डेवलप कर लेते हैं। और जो ऑटोमैटिक जो नॉर्मल थॉट होते हैं, उन थॉट्स के ऊपर मनन करने लग जाते हैं। उन थॉट्स को बार-बार सोच करके चिंतित हो जाते हैं। उन थॉट्स को बहुत ज़्यादा महत्व दे देते हैं, ओवर वैल्यू दे देते हैं, वो ओसीडी डेवलप कर लेते हैं। अब देखिए, हमें विचार तो आते ही रहते हैं। एक क्षण के लिए मेरे मन में अभी ये ज़ूम वाला या मीटिंग वाला या ये विचार है, थोड़ी देर में न्यू ईयर से संबंधित विचार आ जाएगा, उसके बाद कोई और विचार आ जाएगा। ये विचार ऐसे ऑटोमैटिक चलते रहते हैं, इनसे कोई परेशान होता नहीं है। या कुछ विचार ऐसे होते हैं जिनसे मुझे खुशी मिलती है, तो उन विचारों को मैं बार-बार सोचता हूँ। और वास्तव में ये तो ऑटोमैटिक थॉट है, ये नॉर्मल थॉट है। अब देखिए कि ओसीडी में थॉट कैसे आते हैं। ओसीडी में एक थॉट आएगा कि सामने गंदगी है, तो अब गंदगी वाला ये थॉट आ गया। यहाँ तक तो बात ठीक है। इसके बाद कि ये गंदगी मेरे पैर में लग गई, तो पैर गंदा हो जाएगा, पैर गंदा हो जाएगा तो घर गंदा हो जाएगा, घर गंदा हो जाएगा तो अ, सारे घर की सफाई करनी पड़ेगी, सफाई नहीं की तो कोई बीमार हो जाएगा या अंदर से ना बेचैनी, घबराहट, इरिटेशन सी पैदा होने लग जाती है, इन विचारों के बार-बार आने से। समझ आइए कि जिन विचारों के कारण आपकी एंग्जायटी बढ़ जाती हो, जिन विचारों के कारण घबराहट बढ़ जाती हो, जिन विचारों के कारण बॉडी के अंदर अन्य सेंसेशन जैसे हार्ट का पैल्पिटेशन करना, बीपी का बढ़ जाना, पसीना आना या दिल की धड़कन का बढ़ जाना और उसके बाद उसे नॉर्मल करने के लिए कुछ एक्टिविटी या एक्शन करना और उस एक्शन या एक्टिविटी को हम कहते हैं कंपल्सन या कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर करना। उस बिहेवियर के बाद थोड़ी-सी तसल्ली मिलना, एक राहत मिलना। तो अगर इस तरह के ये विचार हैं और इन विचारों के कारण एंग्ज़ायटी का ग्राफ बढ़ता है, तो समझ लीजिए कि ये थॉट्स ओसीडी के हैं, नॉर्मल थॉट नहीं है। तो इस प्रकार हम अंतर कर पाएँगे कि जिन थॉट्स के कारण हमारी जो शांति, अमन है, वो छिन जाती हो। जिन विचारों के कारण रातों की नींद और दिन का उजाला गायब हो जाता हो। जिन विचारों के कारण हमें
दर्द या एकदम से दर्द भरा सा एक आभास होता हो, एक अंदर से एक दलदल में जैसे जी रहे हैं, नरक में जैसे जी रहे हैं, इस दुनिया में जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बहुत पापी हूँ, या इस तरह की जो फीलिंग पैदा करते हैं विचार, तो समझ जाइए ये विचार ओसीडी के विचार हैं। जी, कविता जी। जी सर, तो मतलब आपका कहने का मतलब है सर कि जो नॉर्मल थॉट्स होते हैं वो हमें घबराहट पैदा नहीं करते हैं, और जो ओसीडी के जब थॉट्स जी, आते हैं तो वो घबराहट, एक एंग्जायटी, एक बेचैनी सी होती है, और हमें फिर कोई कंपल्शन करनी पड़ती है। तो ये है मेन जो आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि कौन सा विचार नॉर्मल विचार है और कौन सा ओसीडी वाला विचार। तो इस पे सर कोई जी। एग्जांपल दीजिए हमें कि कैसे एक ही विचार में हम कैसे, एक ओसीडी जिससे जो ग्रसित है उसको वो थॉट आते ही कैसी फीलिंग होगी, और एक जो नॉर्मल इंसान है वो कैसे उस थॉट को बाईपास कर जाएगा? जी, एक उदाहरण से समझते हैं। अब आप रास्ते पर जा रहे हैं, सामने मंदिर है। मंदिर में आप अपने विचारों में खोए हुए हैं। आपने मत्था नहीं टेका या भगवान के सामने ऐसे धोख नहीं दी। तो आपको बाद में याद आया कि अरे! भगवान के सामने मैंने धोख नहीं दी। तो आपको लगेगा कोई बात नहीं, आती बार दे देंगे या बाद में देख लेंगे। तो ये तो नॉर्मल है। ऐसा इंसान करता है, वो नॉर्मल है। अब ओसीडी वाले क्या करेंगे? जिसको रिलीजियस ओसीडी है, वो क्या करेगा? भगवान के मंदिर के पास से निकला और धोख नहीं दे पाया या भगवान को इस तरह से मत्था नहीं टेक पाया। अब उसे याद आया कि भगवान का मंदिर पीछे निकल गया और तूने धोख ही नहीं दी। अब वो डरने लग जाएगा कि मुझे तो भगवान सज़ा दे देंगे, मुझे पाप लग जाएगा, अगर धोख नहीं दी तो सामने कोई वाहन आ रहा है, उससे मैं टकरा जाऊँगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, परिवार में बच्चों की मृत्यु हो जाएगी, घर वालों को कुछ हो जाएगा, मैं जिस काम पर जा रहा हूँ, वो काम नहीं बनेगा, नौकरी छूट जाएगी, बुरे-बुरे ख़्याल उसके मन में आने लग जाएँगे और उसे लगेगा कि अब मैं इतनी दूर आ चुका हूँ, मुझे वापस जाना चाहिए, मुझे भगवान को मन्नत देनी चाहिए या जो माफ़ी है, वो माँगनी चाहिए। तो इन विचारों के कारण ओसडी वाले इतने इरिटेट परेशान हो जाते हैं कि वो खुद को रोक नहीं पाते हैं वापस आने से। तो वो वापस आएँगे और भगवान को जब धोख दे देंगे, माफ़ी माँग लेंगे, तब उनको लगेगा कि हाँ, अब ठीक है, अब खतरा टल चुका है। तो ये ओसीडी वाले इंसान ऐसा करते हैं, तो ये रिलीजियस ओसीडी का एक उदाहरण है। ऐसा ही जो साफ-सफाई वाली आदत है, उनको लगता है कि जैसे दरवाजे के हैंडल को छू लिया, अब नॉर्मल महिला है, वो कहेगी दरवाजे के हैंडल को छू लिया, कोई बात नहीं, छू लिया, बाकी सामान को छू लिया, जो हो गया सो हो गया। वो ध्यान नहीं देगी, झटक देगी विचारों को और अपने काम पर लग जाएगी। तो ये तो नॉर्मल है। अब ओसीडी वाली महिला क्या करेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके दरवाजे से हाथ टच हो गई, उसे लगेगा अरे! दरवाजे को तो सभी लोग छूते हैं, पता नहीं जी, कौन-कौन जी। है जो दरवाजे को छूता है, उससे दरवाजे में गंदगी होती है, उसमें बहुत गंदे वायरस होते हैं, कीटाणु होते हैं, मैंने हाथ से छू लिया है, तो मेरा हाथ गंदा हो गया है, जहाँ-जहाँ मैं हाथ को लगाऊँगी वो सारा स्थान गंदा हो जाएगा, तो हाथ को इस तरह से रखेगी। कुछ तो महिलाएँ मैंने ऐसे देखा है जो कोहनी से दरवाज़ा खोलती है ऐसे-ऐसे, खोल ही नहीं पाती हाथ से, जहाँ खोलेगी तो इतनी एक चिमटी से, कुछ तो कागज़ का इस्तेमाल करती हैं। तो ये ओसीडी का उदाहरण है कि उनको लगता है कि हाथ गंदा हो जाएगा। तो दूर रखेंगी, जब धो लेंगी साबुन से, पूरा फिर तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ, अब सफाई हो गई है। उसके बाद वो किसी दूसरे सामान को छुएँगी या कोई अन्य कार्य करेंगी। तो इस तरह के उदाहरण होते हैं ओसीडी के अंदर। जी, कविता जी। जी सर, तो मतलब ओसीडी में जो होता है कि कंटैमिनेशन ओसीडी की हम बात कर रहे थे, और रिलीजियस ओसीडी का भी आपने एक एग्जांपल दिया। तो कंटैमिनेशन ओसीडी में उनको लगता है कि गंदगी फैल जाएगी। मतलब जहाँ-जहाँ वो जी, जाएँगे, जहाँ-जहाँ वो टच करेंगे, वहाँ-वहाँ पे वो चीज़ गंदी हो जाएगी। जी। अच्छा। तो सर आप हमें ये बताइए कि जो ओसीडी में जो थॉट्स आते हैं, उनका क्या रियलिटी से कोई सच में संपर्क होता है? कोई लेना-देना होता है रियलिटी से उन थॉट्स का? देखिए कि जो थॉट्स आते हैं, उनका रियलिटी से कोई लेना-देना नहीं होता। ओसीडी वालों की एक खास आदत होती है कि वो खतरे को बढ़ा-चढ़ा करके देख रहे होते हैं। मान लो कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपका पैर कहीं लग गया, कोई टॉयलेट को छू गया या गंदी चीज़ को छू गया, तो आपके पैरों पे लग गई। तो उसमें 1% मान लीजिए कि खतरा है कि दूसरी चीज़ों में कहीं वो लग जाएगी, तो 1% है। लेकिन ओसीडी वाले इन्हें 100% ले जाते हैं कि खतरे की जो संभावना थी, उसे वो सच मना लेते हैं। तो रियलिटी में उन विचारों का माइनस 0% रोल है, लेकिन ओसडी वालों के लिए उन विचारों का रोल 100% हो जाता है। उनके पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। वो
किसी भी चीज को, किसी भी खतरे को, जो 1% खतरा है उसे 100% बढ़ा चढ़ा करके देख लेते हैं। तो चीजों को मैक्सिमाइज करके देखते हैं। ओसीडी वाले जो साफ चीजें हैं उन्हें तो मिनिमाइज कर देंगे, उन्हें सफाई तो नजर ही नहीं आएगी कहीं, उनको नजर आएगी गंदगी, कि गंदगी कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, उसे ही वो ढूंढते रहेंगे। उनका फोकस ही गंदगी के ऊपर होता है, साफ चीजों के ऊपर तो फोकस उनका रहता ही नहीं है। जैसे कविता जी एक उदाहरण से और समझे कि मुझे भूख लगी हुई है और मेरा खाने को मन कर रहा है, मेरे जेब में पैसे भी हैं। पहली बात तो जेब में पैसे होने चाहिए। तो जेब जी, में जी। पैसे खूब सारे हैं लेकिन भूख बहुत ज़ोर से लगी हुई है। तो मेरा ध्यान रेस्टोरेंट पर ही जाएगा। जहाँ पर भी कहीं गुड लिखा होगा, वो भी मुझे फूड नज़र आएगा कि फूड लिखा हुआ है। तो ऐसी परसेप्शन हो जाती है कि मुझे 100 दुकानें होंगी, बाकी करियाना की शॉप है, बाकी कोई बियर बार है, कुछ भी है, उस पे ध्यान नहीं जाएगा। कहाँ पर खाने की दुकान है, उस पे ध्यान पक्का चला जाएगा और मैं 100 दुकानों में से ढूँढ करके उस पे जाके खाना खा लूँगा। अब उसके बाद चाहे 10 दुकानें खाने की या होटल आ जाएँ, मुझे दिखाई नहीं देगा क्योंकि मेरा फ़ोकस नहीं है। तो इस प्रकार जो ओसीडी वाले हैं, उनका फ़ोकस फिक्स हो जाता है गंदगी के ऊपर। उनका निशाना एकदम सटीक होता है, वो गंदगी को ढूँढ लेते हैं। जैसे हमने महाभारत में सुना है ना कि अर्जुन का निशाना था मछली की आँख और उसने मछली की आँख में निशाना लगा भी दिया था। तो उसी प्रकार ओसीडी वालों का निशाना होता है गंदगी या बाकी जो और ओसीडी के टाइप वाले हैं, उनका निशाना अलग होता है। तो वो पहले से ही चीज़ों को ढूँढ लेते हैं। जो वॉशरूम में क्या करती हैं महिलाएँ, वो चींटे को ढूँढ लेती है कि चींटा कहाँ से उड़ा, चींटे से चींटा निकला, उसके भी पीछे चली जाती है। नॉर्मल इंसान के लिए तो ये चींटे हैं, कहाँ क्या लग गया, कहाँ टॉयलेट, कहाँ कुछ भी ध्यान भी नहीं देते, अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन ये महाशय ऐसे होते हैं जो चींटे को ढूँढेंगे, पहले कहाँ-कहाँ गया, उसके पीछे जाएँगे। तो इनका रियलिटी से कोई लेना-देना होता नहीं है। ये कल्पना में ही जीते हैं। इनकी दुनिया अपनी एक काल्पनिक दुनिया होती है, जहाँ पर फिज़िक्स के नियम फ़ेल हो जाते हैं, ब्रह्मांड का कोई नियम काम नहीं करता, वहाँ पर ये अपने ही इलॉजिकल से नियम बना लेते हैं और उसे सच साबित करने की कोशिश करते हैं और उन्हें ये नियम है, उन्हें ये जो चीज़ें हैं, ये सच्ची लगने लग जाती है। जैसे कविता जी आपने देखा होगा कि एक शायर है, कोई कवि है या कोई लेखक है, वो बहुत कल्पना करता है। कल्पना शक्ति का वो माहिर होता है। लेकिन ओसीडी वाले तो उससे भी हज़ार गुना ज़्यादा कल्पना कर बैठते हैं। उससे भी ज़्यादा उनके पास कला होती है। एक महिला थी, उन्होंने बताया कि अब चिड़िया उड़ रही है हवा के अंदर। कहते ये चिड़िया मेरे कपड़ों पर बैठेगी, कपड़ों को मैं पहनूँगी, घर में जाऊँगी, सारे कपड़े गंदे हो जाएँगे। तो अब वो इस देखो कितनी कल्पनाएँ करी है, अभी चिड़िया पता नहीं कहाँ बैठी होगी, कहाँ से आई होगी, उसी में गंदी हो जाऊँगी। तो एक महिला को एचआईवी की शिकायत थी, तो वो कहती ये चिड़िया वहाँ से आई है, ये जो एचआईवी इंसान है, उसके ऊपर बैठी होगी, उसके पास से निकली होगी, इसकी पंखों में ब्लड लग गया होगा। अगर ये मेरे कपड़ों पर बैठ जाएगी, तो मेरे कपड़ों पर ब्लड लग जाएगा और मैं पहनूँगी, तो मुझे भी एचआईवी हो जाएगा। इस तरह के वो विचारों का जो कनेक्शन है, वो बिल्ड कर लेते हैं। जी, जी सर, तो आपने काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम्पल्स दिए हमें जिससे हमें समझ आएगा कि ओसीडी के अंदर मन में जो हलचल चल रही होती है और मन में जो विचारों का सिलसिला है वो किस तरह से आता है और किस तरह से उसे एक ओसीडी से ग्रसित इंसान देखता है। तो सर जी, हमें मुझे जो समझ आया वो ये है कि ओसीडी में जो है वो विचार आके अटक जाता है माइंड में। जी, वो विचार जैसे नॉर्मल इंसान को विचार आएगा तो आके निकल जाएगा, लेकिन ओसीडी में अगर जी, ये कोई विचार अटक गया तो जब तक कंपल्शन नहीं होगी तब तक वो विचार नहीं हम उस विचार को बाईपास कर पाते हैं। यही प्रॉब्लम होती है ना सर? जी। बिल्कुल, देखिए कि यही ऑब्सेशन है। जैसे कहते हैं ना ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये ऑब्सेशन है कि वो अटक ही जाता है या बार-बार स्टक करेगा। जैसे हथौड़ा-सा मारता रहेगा माइंड के अंदर वो विचार बार-बार गंदे हैं, हाथ गंदे हैं, हाथ गंदे हैं, हाथ गंदे हैं। तो बार-बार वो ऑब्सेशन खड़ा हो जाएगा, तो उसकी वजह से एंग्ज़ायटी होगी। अब एंग्ज़ायटी का ग्राफ जैसे बढ़ जाएगा, तो इंसान मजबूर हो जाएगा, हाथ धोने के लिए या सफाई करने के लिए। जैसे ही साफ-सफाई हो जाएगी, वो ऑब्सेशन निकल जाएगा, फिर नया ऑब्सेशन खड़ा हो जाएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं एक शराबी का। शराबी रात को 11-12 बज जाएँगे, फुल पी ली, उसके बाद कहेगा आज के बाद शराब नहीं पिएँगे। वो कसम खाएगा, बीवी के आगे हाथ जोड़ेगा, भगवान की कसम खाएगा, आज के बाद 3 तलाक, शराब नहीं पिएँगे, पक्का नहीं पिएँगे, कभी नहीं पिएँगे। ये कहते-कहते संकल्प के साथ सो जाएगा। सुबह उठते ही शराब बहुत गंदी चीज़ है, कभी नहीं पीनी चाहिए। आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा, ये वो। 12 बजे तक उसका संकल्प पूरा रहेगा कि शराब जैसी गंदी चीज़ ही नहीं है, बहुत गंदी चीज़ है।
3 बजे के आसपास संकल्प कमजोर होने लग जाएगा। शराब के विषय में उसके विचार आने लग जाएँगे और 4 बजेंगे तो उसके जो अंदर का जो असली इंसान है वो जाग आएगा। शराब के विषय में उसके विचार धीरे-धीरे बदलने लगेंगे। 5 बजे के आसपास जैसे ही वो ठेके के पास से निकलेगा, इतनी बुरी भी नहीं है शराब, लगा भी लेनी चाहिए। चलो आज पी लेते हैं, कल से छोड़ देंगे। आज तो आखिरी बार लगा देते हैं। बस आखिरी बार है, आज के बाद नहीं पिएँगे। शाम के 7 बजे तक पूरा धुत हो जाएगा। 9-10 बजे फिर बीवी की डाँट पड़ेगी या लगेगा कि यार फिर गलत हो गया। 11 बजे वही, शराब आज के बाद हाथ नहीं लगाएँगे। तो ये ऑब्सेशन है। 4-5 बजे वो ऑब्सेशन खड़ा हो जाता है उसके मन में शराब वाला। फिर जब तक वो नहीं पिएगा, उसे शांति नहीं मिलेगी। वो कंपल्सिव एक्ट है, उसका भी ये ओसीडी का ही एक प्रकार है। वो हैबिट में आ जाता है। तो क्योंकि नहीं पिएगा तब तक बेचैनी रहेगी, बेचैन रहता है उसका मन, तड़प लगती रहती है, एक तड़प सी उठती रहती है और जब पी ली, तो अब वो उसको राहत मिलेगी, उसके बाद एक पछतावा आ जाता है, फिर अगले दिन फिर ये सर्कल चल पड़ता है। ये ओसीडी तो नहीं है, लेकिन ओसीडी से मिलता-जुलता ही एक उदाहरण है। जी, तो ऐसे ही ऑब्सेशन, ओसीडी में भी जो ऑब्सेशन होता है वो जी, बार-बार स्ट्रक होता रहता है माइंड में कि जब तक वो कंपल्शन कर ना ले। तो सर जी। ओसीडी में जो कंपल्शन करके जो रिलीफ लेते हैं, वो लेना ओसीडी को बढ़ाता है या कम करता है? देखिए कि ओसीडी के लिए क्या है कि सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम। ओसीडी वालों ने एक सॉल्यूशन तो खोजा था कि हाथ धो लें या सफाई कर लें या कंपल्सन कर लें, उससे राहत मिल जाती है। तो ये टेम्परेरी सॉल्यूशन हुआ, लेकिन ये सॉल्यूशन एक प्रॉब्लम बन जाता है। ये सॉल्यूशन ही तो बीमारी है। अब एक कहानी से, एक उदाहरण से समझिए। एक बच्चा है और एक उसकी माँ है। अब उसकी माँ बड़ी अड़ियल सी है, सख्त मिजाज की है। अब बच्चा चॉकलेट माँगने आता है माँ के पास और माँ मना कर देती है कि नहीं, चॉकलेट नहीं मिलेगी, दाँत खराब हो जाएँगे, ये हो जाएगा, पेट में कीड़े लग जाएँगे। वो बच्चे को एक लेक्चर दे दिया अच्छा-सा। बच्चा बेचारा बच्चा है, चला गया, खेलने लग गया। दूसरे दिन फिर आया बच्चा, कहता माँ चॉकलेट चाहिए। माँ ने फिर लेक्चर दे दिया, बच्चा फिर खेलने चला गया। अब खेल रहा था, बच्चे को चोट लग गई, उसको खून आ गया। माँ तो आई दौड़ी-दौड़ी, ओह! क्या हो गया मेरे बच्चे को, ये वो रोने लग रहा था। बच्चे को कहा ले चॉकलेट ले ले, चॉकलेट दे दी बच्चे को। बच्चे ने सोचा यार ये तो झमेला हो गया, कल तो मिली नहीं, आज मिल गई, कोई बात नहीं। उसने ऐसे ही छोड़ दिया नॉर्मल। तीसरे दिन फिर बच्चा चॉकलेट लेने आया, माँ ने फिर लेक्चर देकर के मना कर दिया। अब बच्चा फिर से खेलने लग गया और चोट लग गई उसे। फिर माँ ने वही किया और चॉकलेट दे दी उसे। अब चौथे दिन बच्चा चॉकलेट माँगने नहीं आया। वो क्या करता है, खेलने जाता है और चोट खा लेता है, वो रोने लग जाता है। उसे चॉकलेट मिलती रहती है। अब उसको एक सॉल्यूशन मिल गया, कंपल्सन मिल गया ना, कि चॉकलेट लेने का तरीका क्या है कि रोने लग जाओ, चोट खा लो। तो अब माँ को पता लग गया कि ये बच्चा तो ब्लैकमेल कर रहा है। तो अब बच्चे को कह दिया कि तेरे को चॉकलेट नहीं मिलेगी। तो अब बच्चे ने सोचा भी मेरा तो बनाया हुआ साम्राज्य है वो बिगड़ जाएगा। तो वो ज़्यादा रोने लग गया, ज़्यादा चीज़ों को तोड़-फोड़ भी करने लग गया, बहुत नुकसान करने लग गया। माँ को लगता है कि देख ₹5 की चॉकलेट के पीछे कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। दे देती है कि ले मर ले ले। तो माँ का हृदय तो माँ का है ना, बड़ा जल्दी पिघल जाता है। तो चॉकलेट उसे दे देती है। अब बच्चे को हथियार मिल गया कि जब मेहमान आएँगे तो ज़्यादा चॉकलेट माँगने लग गया, और चीज़ों की डिमांड करने लग गया, ज़्यादा की करने लग गया। अब माँ पूरी तरह से फँस चुकी है। अब माँ को पता लग गया अब ये ब्लैकमेल कर रहा है, तो अब उससे वो सुधर नहीं रहा है। तो अब देखिए कि ये ओसीडी होता है कि उन्होंने एक तरीका तो अपनाया था कंपल्सन करके कि थोड़ी-सी शांति मिल जाएगी, चलो पीछा छूट जाएगा, खैड़ा छूट जाएगा। लेकिन वो पीछा छुड़ाना ही बीमारी बन गई। वो कंपल्सन ही बीमारी बन गया। तो अब इसका इलाज क्या है कि अब माँ क्या करेगी? उसे चॉकलेट देगी नहीं। तो बच्चा कम नहीं रोएगा, वो ज़्यादा रोएगा। 1 घंटे तक ड्रामा करेगा, चोट भी खाएगा, पैर भी तुड़वा लेगा, हाथ के भी खून आएगा, कुछ भी हो जाए, प 5,000 का, 6,000 का सामान भी तोड़ दे। माँ उसे चॉकलेट देगी नहीं। तो बच्चा 1 घंटे रो-धो के चुप करके सो जाएगा या खेलने लग जाएगा। दूसरे दिन बच्चे को लगेगा कि यार तेरा ड्रामा फेल हो रहा है, तो वो और ज़्यादा कोशिश करेगा, पूरी जी-तोड़ मेहनत कर देगा, झोंक देगा अपने आप को कि चॉकलेट मिल जाए। अगर उस दिन उसे नहीं मिली, अब उसका हौसला डाउन हो जाएगा। तीसरे दिन वो आधा घंटा, क्योंकि उसको पता लग गया अभी कल भी नहीं मिली थी, मिलेगी आज भी नहीं। चौथे दिन 15 मिनट, ऐसे करके हफ्ते बाद वो देख लेगा ये तरीका ठीक नहीं, अब चॉकलेट मिलने वाली नहीं है और कोई तरीका खोजते हैं। तो यही ओसीडी वालों को है कि कंपल्सन करना नहीं है। कंपल एंग्जायटी होगी क्योंकि पहले दिन कंपल्सन नहीं करोगे, ओसीडी कहेगी नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डराएगी, पूरा धमकाएगी, अंदर से बड़े खतरनाक विचार आएँगे, एंग्जायटी बढ़ जाएगी कि पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, पूरी तरह से अंदर से डरा देगा। तो ओसीडी वाले
कमजोर होते हैं, वो कंपल्सन कर लेते हैं, तो फिर वो बीमारी ठीक नहीं होती है, बढ़ती है। तो उनको कंपल्सन नहीं करना है, अपने माइंड को रीफ़ोकस कर देना है। तो रीफ़ोकस कर देंगे, वो एंग्ज़ायटी एक दिन तो पूरी होगी, दूसरे दिन कम होगी, तीसरे दिन और कम होते-होते हफ्ते 10-15 दिन में वो पीछा छूट जाएगा। तो ये इलाज भी है कंपल्सन ना रोकने का। तो अगर आपको इस कंपल्सन को इस तरीके से रोकना समझ में आ गया तो ठीक बात है। अगर फिर भी आप और अधिक सहायता चाहते हैं तो rajendrajodhpuriya.com वेबसाइट पर जाकर के नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं या राजेंद्र जोधपुरिया यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। जी, कविता जी। जी हाँ सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि कंपल्शन करना कहीं न कहीं हमारी ओसीडी को बढ़ा रहा है। कंपल्शन अगर हम जितना करेंगे उतना ही हम ओसीडी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कंपल्शन जी, नहीं करना है और कंपल्शन को नहीं करके अपने माइंड को जो आपने कहा कि रीफ़ोकस कर दीजिए, कहीं और जी, अपना माइंड को डाइवर्ट कर दीजिए। तो ये बहुत अच्छा सर ने बताया है और ऐसे ही सर के पास बहुत सारे टिप्स हैं जिसकी मदद से सर ने 3000 केसेस सॉल्व किए हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस समस्या से और अधिक ना जूझे और बहुत आप भी अपनी लाइफ एकदम हैपीली जीना चाहते हैं तो आप भी संपर्क कर सकते हैं सर से। सर इसी के साथ मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि आप क्या सिर्फ ओसीडी का ही इलाज करते हैं या बाकी भी जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनका भी इलाज करते हैं? देखिए कि ओसीडी तो एक मेन है स्ट्रीम जिसका इलाज करते हैं, उसके अलावा मूड डिसऑर्डर जिसमें मेनिया है और उसमें डिप्रेशन है, बाइपोलर डिप्रेशन है, उसका इलाज भी साइकोथेरेपी और हिप्नोथेरेपी बाकी थेरेपीज़ की सहायता से हम करते हैं। उसके अलावा फोबिया है, इंसोमेनिया है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, कन्वर्जन डिसऑर्डर है। लगभग जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, उनका इलाज साइको रूटीन द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन किया जाता है। कविता जी। जी सर। सर तो थोड़ा डिटेल में बताइए कि आप कैसे ऑनलाइन कैसे इलाज हो सकता है? ऑनलाइन इलाज क्या संभव है? जी, बिल्कुल ऑनलाइन इलाज संभव है। देखिए कि ज़माना ऑनलाइन का है। आज हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। क्योंकि जी, ऑनलाइन इलाज इसलिए कारगर है कि देखिए कि ओसीडी वाले ज़्यादातर होते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनकी बात को कोई समझता नहीं है। घरवालों के लिए तो वो मज़ाक होता है, घरवालों के लिए तो वो हँसी का पात्र बन जाते हैं। अब एक महिला है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना या ऑफ़लाइन काउंसलिंग के लिए ले जाना, एक बार तो ले जाएगा, दूसरी बार किसी के पास टाइम नहीं होता। क्योंकि ऑफलाइन इलाज में महीनों तक सेशन चलते हैं, 6-6 महीने लग जाते हैं सेशन में। तो उसे रीच करना या डॉक्टर के पास जाना बड़ा मशक्कत का कार्य है। फिर जाने-आने में ट्रैफिक का टाइम है, उसमें जाने में बड़ा समय लगता है, आने में भी समय लगता है, फ्यूल की भी खपत होती है। तो ऑफलाइन इलाज काफ़ी महँगा पड़ जाता है। तो ऑनलाइन इलाज सस्ता भी है क्योंकि फ़ोन के ऊपर ही इलाज लेना है, ऑनलाइन इलाज लेना है तो उसकी अपॉइंटमेंट पहले से बुक हो जाती है। अब महिला अपना काम-धाम करके और जो टाइम फिक्स हुआ है, उसी टाइम पे बिस्तर पे या जैसे सर्दी का मौसम है, तो बाहर निकलना कितना मुश्किल है और ऑनलाइन लेना है, रज़ाई में बैठे रहो, इलाज हो जाएगा। क्योंकि फ़ोन के ऊपर जो काउंसलिंग में और थेरेपी में बताया जाएगा, उसको करते जाना है, माइंड को ठीक करते जाना है। तो ऑनलाइन इलाज आप कमरे में एक फ़ोन कॉल के द्वारा भी ले सकते हैं। ऑफ़लाइन में बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है और ऑफ़लाइन में दिक्कत ये भी आती है कि आज इंडिया कहने को तो 21वीं सदी में जी रहा है, लेकिन आज भी हम छिपाते हैं मानसिक रोगों को, कि किसी को मानसिक रोग हो जाए तो पड़ोस में या किसी को दूसरे को पता ना लग जाए। तो इसके लिए डॉक्टर के पास या थेरेपिस्ट के पास जाएँगे, तो गलत बता कर के जाएँगे कि किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि किसी मनोरोग विशेषज्ञ के पास जा रहे हैं, तो उन्हें लगेगा ये तो पागल है, उनके मन में तो ये विचार समाया हुआ है। अगर बुखार हो जाती है तो हम टेबलेट फटाक से ले लेते हैं, चोट लग जाती है, पट्टी करवा लेते हैं। मन बीमार हो जाए, तो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, बैठे ही रहते हैं। तो ऑनलाइन काउंसलिंग इस लिहाज से भी बेस्ट क्या सुपर बेस्ट ऑप्शन है। जी, कविता जी। जी सर। सर तो आपने जो ये केसेस सॉल्व किए ये सारे ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा ही सॉल्व हुए हैं? जी, ये 3000 प्लस केसेज़ है, ये ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा है। अगर कोई सीवियर लेवल के होते हैं जिनको ओसीडी या डिप्रेशन, उनको ऑफ़लाइन हम 5 दिन के लिए सिरसा हरियाणा बुलाते हैं। तो उनका हिप्नोथेरेपी, सीबीटी, सीडीटी, प्ले थेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी और स्पिरिचुअल थेरेपीज़ की मदद से उनका इलाज किया जाता है। जी, कविता जी। जी सर, तो फ्रेंड्स आपने सुना कि सर ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों ही तरह से इलाज करते हैं और ऑफलाइन में भी सर ने बहुत सारी थेरेपीज़ बताई है जिसके द्वारा वो इलाज करते हैं। और सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि ओसीडी के इलाज में मोटिवेशन क्या कोई रोल प्ले करता है? देखिए कि ओसीडी के इलाज में बेहतरीन
रिजल्ट इसीलिए आते हैं कि मोटिवेशन हो। देखो ओसीडी वाले क्या करते हैं कि पहले से निराश होते हैं, उनके अंदर जोश जज़्बा तो होता नहीं है, कंपल्सन कर के पहले ही वो थके होते हैं, थके हारे माँदे होते हैं, तो उनका मोटिवेशन लेवल तो डाउन होता है। पहली बात तो उनको ये विश्वास ही नहीं होता कि वो ठीक हो सकते हैं क्या? वो पहली जी, बात यही कहेंगे कि सर मैं ठीक हो जाऊँगी क्या? वो 10 बार पूछेंगे कि क्या मैं ठीक हो जाऊँगी? मुझे तो नहीं लगता। अब थेरेपिस्ट कहेगा कि आप ठीक हो जाओगी, तो मुझे तो नहीं लगता। अगर थेरेपिस्ट कह दे नहीं 90% चांस आप ठीक हो जाओगे। अच्छा, तो संभावना है कि वो उस डॉक्टर के पास ही ना जाए। वो कहेगी 10% तो मैं ही हूँ। जो 10% ठीक नहीं होते वो मेरे ही है। अगर थेरेपिस्ट ने कह दिया भी 99% तू ठीक हो जाएगी, फिर भी उसका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो 1% अपने आप को ही मानेगी, कि जो 1% ठीक नहीं होते वो तो मैं ही हूँ। क्योंकि ओसीडी वालों के अंदर एक नेगेटिविटी को पकड़ने की अद्भुत कला होती है कि अगर थेरेपिस्ट या काउंसलर ने नेगेटिव कोई भी बात कह दी उसे तो पक्का पकड़ लेंगे, बाकी पॉजिटिव 100 चीज कह दी उनको छोड़ देंगे। तो उनको विश्वास दिलाना पड़ता है 100%। ये मोटिवेशन के द्वारा ही हो सकता है। और दूसरा ईआरपी थेरेपी या थेरेपी करते हैं तो इसमें कुछ कार्य करने पड़ते हैं। कंपल्सन जब रोकता है तो एंग्जायटी बहुत ज्यादा होती है, उस समय मोटिवेशन का बड़ा तगड़ा हाथ होता है। अगर एक काउंसलर, थेरेपिस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है, जबरदस्त मोटिवेटर है, तो उसकी रिकवरी रेट बहुत-बहुत हाई हो जाएगी। अगर एक काउंसलर सीधा काउंसलर है, टेक्निकल उसके पास ज्ञान है, थ्योरेटिकल उसके पास ज्ञान है, तो वो बोरिंग सा इंसान हो जाएगा। उसके पास 1-2 बार तो चले जाएँगे, तीसरी बार कहेगा बंदा ही बोरिंग है। उससे तो मैं जाकर के और डिप्रेस हो जाती हूँ। कुछ लोगों से उनको कहते हैं इस डॉक्टर से तो इलाज लेना नहीं है, कहीं और से ले लेंगे, लेकिन इस बंदे से इलाज नहीं लूँगे। तो क्योंकि वो बोरिंग सा होता है, वो जाते ही ऐसे देखेंगे, हुँ, होमवर्क नहीं किया या होमवर्क थमा देंगे। होमवर्क से तो इंडियन पहले ही भागते हैं कि स्कूल में होमवर्क कर के तो हम पहले ही तंग आ गए हैं। मैडम का होमवर्क कभी नहीं किया, तो ये थेरेपिस्ट का होमवर्क कैसे कर लेंगे? तो होमवर्क वो दे देते हैं पेज ये करो, वो कोई नहीं करता है। वो उससे भी तंग आ जाते हैं, यार होमवर्क इतना होमवर्क कैसे होगा? तो ये होमवर्क के चक्कर में भी नहीं जाते हैं। तो थेरेपिस्ट एक ज़बरदस्त मोटिवेटर और उसका व्यवहार एकदम दोस्ताना, एकदम बहुत अच्छा होगा, तभी उसके पास कंटिन्यू कोई टिकेगा। जी, कविता जी। जी सर। तो आप जो सर हैं फ्रेंड्स मैं बता देना चाहती हूँ कि ये हँसते-हँसते ऐसे ही इलाज कर देते हैं और हँसते-हँसते आप अपने थॉट्स को, अपनी प्रॉब्लम को टैकल कर लेंगे। कैसे कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि सर का इलाज ही ऐसे होता है कि वो बस बात करते-करते आपको एक दिन लगेगा कि अरे मैंने ये कर लिया। तो आपको मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप सर से ज़रूर अपनी कोई भी समस्या हो, चाहे डिप्रेशन हो, एंग्ज़ायटी हो या फिर आपको ओसीडी हो या और कोई आपको डिसऑर्डर है जिससे आप परेशान हैं, तो ये एक बारी सर से ज़रूर आप संपर्क कीजिए, जो कि सर का यूट्यूब चैनल है, उनका वेबसाइट है, कहीं भी जाके संपर्क आप कर सकते हैं ऑनलाइन, इट्स वेरी ईज़ी नाउअडेज़। सर आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी यहाँ पर कि आप जो हैं हँसते-हँसते कैसे इलाज करते हैं? देखिए कि ओसीडी के अंदर जो डॉक्टर कहते हैं, डिप्रेशन में जो डॉक्टर कहते हैं कि इसमें ना केमिकल लोचा हो गया है, केमिकल इम्बैलेंस हो गया है। तो मान लें उनकी बात सत्य है भी केमिकल इम्बैलेंस हो गया है। ओसीडी में कहेंगे कि सेरोटोनिन लेवल कम हो गया है और डिप्रेशन में कहेंगे कि डोपामाइन की कमी होगी। डोपामाइन की कमी होने से इंसान स्लो हो जाता है, वो स्लो मोशन में हो जाते हैं। डिप्रेशन वाले स्लो मोशन में होंगे। उनको 10 बार कह दोगे, एक बार धीरे-धीरे देखेंगे, जैसे स्लो मोशन में जैसे पिक्चर चलती है, वैसे वो करते हैं। वो चलेंगे धीरे-धीरे, डिप्रेशन में होता है ना उसको देखना कि चलेगा तो बिल्कुल स्लो मोशन में, काम करेगा स्लो मोशन में, तो उनका डोपामाइन कम है। तो जो लाफ्टर थेरेपी है, जो हँसते हुए चेहरा है या अगर थेरेपिस्ट बहुत अच्छा है, हँस रहा है तो उससे उनका डोपामाइन इंक्रीज़ हो जाएगा। और जो ओसीडी वाले हैं, क्योंकि वो तो पहले ही घबराहट और एंग्ज़ायटी के मरीज होते हैं, तो उनका सेरोटोनिन तो पहले ही कम होता है। अगर थेरेपिस्ट, काउंसलर का व्यवहार ऐसा है कि वो हँसमुख है, बात-बात पे हँसता है, तो हँसते-हँसते उनका सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाएगा, तो उनको वो मेडिसिन का काम करता है। जो हँसी है, मुस्कुराहट है काउंसलर की, वो एज़ ए मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, एज़ ए मेडिसिन का काम करती है। देखिए कि ज़बरदस्ती हँसा नहीं जा सकता है, ज़बरदस्ती मुस्कुराया नहीं जा सकता है। मेरे दोस्त अजीज़ सतीश कुमार जी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो कहा करते हैं कि जब मन में हड़कंप मचा हो ना, तो मुस्कुराना बस से बाहर होता है। क्योंकि अगर हमारे मन में शांति नहीं है, मन में खुशी नहीं है, तो बाहर मुस्कुराहट आ नहीं पाएगी। वो कहते हैं ना, अगर खुद की झोली है खाली, तो दूसरों की झोली भरना है नामुमकिन। तो अगर खुद की इबादत कर लें, तो दूसरों की इबादत भी की जा सकती है, खुदा की इबादत की जा सकती है।
तो ये है। हमें खुश रहना सीखना होगा। थेरेपिस्ट, काउंसलर का ये रोल होता है कि उसका चेहरा, उसका व्यवहार, उसकी बातों में हँसी हो तो इलाज बेहतरीन होता है, वो मेडिसिन का रोल प्ले करता है। एक काउंसलर के ऑफिस से अगर कोई सफ़रर, चाहे वो ओसीडी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, स्किज़ोफ्रेनिया, किसी भी बीमारी का रोगी अगर निकलते वक़्त चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो डॉक्टर अच्छा नहीं है। उस डॉक्टर के पास कोई स्किल नहीं है। क्योंकि जब निकले इंसान, तो मुस्कुराता हुआ निकले कि बात करके मज़ा आ गया। क्या गज़ब का इंसान है। बस मज़ा आ गया इससे बात करके, तो समझ लीजिए कि आपका वो इलाज हो गया, सक्सेस हुआ इलाज। अगर वहाँ से निकले, तो पहले आया था तब तो लटका ही होगा, क्योंकि काउंसलिंग सेशन में कोई आता है तो चेहरा लटके हुए ही आएगा। अगर जाते हुए भी चेहरा लटके हुए है, तो समझ लो कि ये और बीमार हो जाएगा। यहाँ पर दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार ऑनलाइन सेशन में फ़ोन करने से पहले तो निराश होना वाजिब है, और फ़ोन कटते ही अगर ज़िंदगी में ऐसा ना हो कि आप तो दुनिया को जीत लेंगे, ऐसी मोटिवेशन नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो इलाज सफल नहीं है। तो मैंने देखा है कि एमएलएम में जो लोग काम करते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं, बहुत सारी कंपनियों के हैं, उन लोगों के अंदर मोटिवेशन ही होती है कि उनके सेमिनार में अगर कोई इंसान चला जाए तो लगता है कि अब तो दुनिया जीत लेंगे। पल्ले जेब में एक पैसा ना हो, लगेगा कि अब तो बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज खड़ी कर दूंगा, लाइन लगा दूंगा, रॉयल्स रॉयल जो महंगी, सबकी लाइन लगा दूंगा, दुनिया जीत लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मोटिवेशन भर देते हैं। मैंने देखा कि वो कुछ भी बेच जाते हैं, पल्ले कुछ होता नहीं। कुछ लोग तो सॉफ्टवेयर करोड़ों में बेच जाते हैं, प्रोडक्ट में दम होता नहीं, चीजें बेच जाते हैं। मैंने सोचा ये बेच क्यों जाते हैं? क्योंकि वो मोटिवेशन यहाँ प्रोग्रामिंग इतना हाई कर देते हैं लोगों की, तो वो करोड़पति बन गए लोग मोटिवेशन के दम पर। और अगर एक काउंसलर, थेरेपिस्ट किसी का इलाज ही ना कर पाए मोटिवेशन और इसी जज्बे जुनून के साथ, तो फायदा नहीं है। जी कविता जी। जी हाँ सर, बहुत अच्छा बताया आपने कि पहले से ही जो मन उनका है वो हारा हुआ होता है और उसके अंदर आशा की किरण जगाने का काम भी काउंसलर का ही होता है। तो काउंसलर का मोटिवेटर होना बहुत ज़रूरी है और ये बात मैं भी मानूँगी कि हाँ, मोटिवेशन बहुत बड़ा रोल एक प्ले करता है आपके इलाज में और हँसता मुस्कुराता हुआ चेहरा जो सर ने कहा वो तो सबसे बेस्ट पार्ट है क्योंकि हँसते जैसे सर ने कहा कि अगर मन में हमारे हड़कंप मचा है तो हम हँसेंगे कैसे? क्योंकि चेहरा दिल का आईना होता है। तो हमें हँसते मुस्कुराते रहना है क्योंकि ये लाइफ बहुत ही बहुमूल्य है, ये बार-बार हमें मिलने वाली नहीं है। तो ये मैं सबके लिए ही ये सिर्फ़ ये नहीं जो किसी मेंटल डिसऑर्डर से गुज़र रहे हैं उनके लिए, ये मैं आम सबके लिए कहूँगी कि आप हमेशा हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आज तो न्यू ईयर की नाइट है, आज तो सब लोग एकदम भूल जाइए सब कुछ और फुल ऑन एन्जॉय कीजिए। और सर मैं आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि जी। आप जो है ओसीडी जो है, इसके ऊपर ही आपको काम करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपके माइंड में कैसे आया और कैसे आप इस फील्ड में आए कि आपको साइकोलॉजी में ही कुछ करना है? देखिए कि मैं अपने बारे में डिटेल से बताता हूँ कि मेरा ऐसा मकसद नहीं था। मैं एक साइकोलॉजिस्ट ज़रूर बन गया था, मैंने पढ़ाई कर ली थी। मैं ऑफ़लाइन पहले इलाज किया करता था, ऑफ़लाइन में आ जाते थे, दूसरी बार नहीं आते थे। लोकल रीच थी तो मैंने धंधा मेरा जमा नहीं, पूरा हुआ नहीं। तो मैंने पैसे लगा के मैं रिस्क टेकर तो था, सेंटर ओपन किया था, उसमें प्रचार भी किया, लग गए लाख 2 लाख। तो अब कुछ बना नहीं, तो वो बंद कर दिया, कर्जा हो गया। अब कर्जा हो गया तो मैंने सोचा अब तो कर्जा उतारेंगे, घर वालों ने तो पैसा कभी दिया नहीं, ना माँगा, तो उसके लिए फिर हमको नौकरी करते हैं। तो मैंने नौकरी स्टार्ट कर दी, एक हॉस्पिटल के अंदर नौकरी की। तो अब वो कर्जा तो उतार दिया, उसके बाद मन में था कि सेंटर फिर से करते हैं। तो अब पैसे आ गए थे कुछ हाथ में, तो फिर से एक सेंटर ओपन कर दिया। आइज़ टू आइज़ नाम से, पहला था राहत द रिलीफ नाम से सिरसा में, तो दूसरा सेंटर भी ऑफ़लाइन था, वो भी नहीं चला, वो भी फेल हो गया। अब कर्जा फिर से हो गया, कर्जा फिर से हो गया, हमको फिर से नौकरी करनी पड़ेगी। फिर से नौकरी करने लग गया, केंद्रीय विद्यालय में एज़ ए काउंसलर अपॉइंट हो गया। अब वो पैसे पहले वाले उतर गए, अब कुछ पैसे हाथ में आ गए, तो अब हमको क्या करते हैं? अब वो ऑफ़लाइन तो हाथ आज़मा के देख लिया, अब ऑनलाइन मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं। अब काउंसलिंग वाला काम छोड़ ही दिया था, साइकोलॉजी वाला हमको बंद करते हैं, अब मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे। संदीप माहेश्वरी के बड़े वीडियोज़ देखता था, आग लगी थी सीने में कि अब तो मोटिवेट किया करेंगे, तो स्कूलों में जाता, टीचर्स को मोटिवेट किया करता, स्टूडेंट को 100-200 सेमिनार कर दिए। अब मोटिवेशन का फिर मैंने सोचा अब ये यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाएँगे मोटिवेशन का और काम शुरू कर देंगे। अब मेरा ऐसा ही था, पहले ही
कर लेता था तामझाम, कुछ आता था नहीं और तामझाम पहले ही बिठा लिया। अब ये कोट पैंट तभी खरीदा था कि वीडियो बनाएँगे पहले कोट पैंट में बनाएँगे, पहले कोट पैंट लेके आ गया। अब उनको देखेंगे वीडियो बनाएँगे तो कोट पैंट में स बढ़िया लगेंगे। तो अब तक वीडियो एक भी नहीं बना, कोट पैंट पहले ले लिया, सिमा लिया, पैसे लगा दिए। उसके बाद एक स्टूडियो वाले को हायर कर लिया 10,000 रुपए में कि तूने मेरे वीडियो बनाने हैं। अब उसको किराए पर ले लिया हमको। वीडियो कौन से बनाने हैं? मोटिवेशन के। अब मोटिवेशन में जब कैमरे के सामने गया, अब बोलना ना आए। अब बोलने लगूँ, एक लाइन बोल दूँ, दूसरी लाइन ना आए। वो स्टूडियो वाला भी परेशान होके कहता है, यार तू पैसे ही वापस ले ले, तू मेरी जान छोड़ दे। अब वो भाग गया। फिर दूसरा स्टूडियो पकड़ा, उसको ले दे करके धक्केशाही करके आधे घंटे की वीडियो बना के दी। अब उसमें 100 500 गलतियाँ, वो सारी शब्द गलत, लाइनें गलत। मैंने कहा तू एडिट कर। वो एडिटर ही भाग गया, कहते देख इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं, हम इतने पैसे लेंगे, मेरे पैसे भी लग गया, कुछ बना ही नहीं। फिर मैंने सोचा ये तो काम गड़बड़ हो गया, फिर मैं अब खुद ही एडिटिंग करेंगे, मैं एडिटिंग सीखते हैं। तो एडिटिंग सीख ली, लैपटॉप लिया, फिर पैसे लगा दिए। अब एडिटिंग खुद ही करने लग गया। मोटिवेशनल वीडियो बनाता और एडिटिंग करता और डालता। अब कोई वीडियो देखे ही ना, कोई नहीं देखता वीडियो। मैंने सोचा ये भी काम बना नहीं। एक वीडियो पे 1 व्यू आए, वो भी मेरा। मेरा वीडियो मैं ही देखता था और कोई व्यू नहीं आता था। तो मैंने सोचा हमको अब कंटेंट भी नहीं है, कुछ अलग डालते हैं। फिर मैं एक दिन पढ़ रहा था नेट पे, तो आ गया ओसीडी, तो ओसीडी का डालते हैं। तो मैंने 3 वीडियो बना दिए, उसके ऊपर लिख लिया स्क्रिप्ट कि ओसीडी क्या है, ओसीडी के लक्षण क्या है और ओसीडी के कारण क्या है। बस ये 3 ही चीज़ें पता थी, 3 चीज़ों का डाल दिया वीडियो। अब उस वीडियो पे व्यू आने लग गए, उस वीडियो को सारे ही देखते और वीडियो को कोई देखते नहीं। और मेरे पास फ़ोन आता कि सर हमने ओसीडी का इलाज लेना है। मैंने कहा मेरे को नहीं आता इलाज करना, आप एक काम करो गूगल के ऊपर लिखो द साइकोलॉजिस्ट इन योर सिटी, भी आपके शहर में साइकोलॉजिस्ट कौन है, उससे बात करो। 1 साल तक ऐसे ही टालता रहा। तो एक मैडम थे वो पीछे ही पड़ गए, कहते सर हमने तो इलाज आपसे ही लेना है। मैंने कहा मेरे से इलाज लेना है तो कोई नहीं, मेरे को कितने पैसे दोगे? कहते 500 दे देंगे घंटे के। मैंने दे दिया अकाउंट नंबर, उन्होंने पैसे दे दिए। मैंने सोचा यार नौकरी करते हैं 15-20 हज़ार की, बात बनती नहीं, ये काम तो ठीक है। तो मैंने सोचा अब इलाज कैसे करें? उस मैडम को अच्छा लगा, कहते आप तो बहुत वो ठीक हो गई। मेरे को मोटिवेशन मिल गई, मेरे को अब तो बन गई बात। तो फिर मैंने और वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिए ओसीडी के ऊपर, वो सारे देखने लग गए। फिर मैंने थेरेपी सीख ली सारी, जितनी भी ओसीडी से रिलेटेड थेरेपीज़ हैं। उसके बाद तो स्किल भी बहुत इम्प्रूव हो गए और वीडियो बनाने में बहुत सारी किताबें मैं ओसीडी से रिलेटेड, थेरेपी से रिलेटेड पढ़ने लग गया। पूरा इसी फील्ड में इस कारण से मैं घुसता गया, क्योंकि और वीडियोज़ मैं और लोगों के बनाता या किसी और के ऊपर बनाता, उसे कोई देखता ही नहीं था। और ओसीडी के ऊपर कुछ भी डालता, सारे देखते और बड़ा अच्छा मेरा काम निकल गया था। तो इस कारण से मैं कोइंसिडेंटली ओसीडी ट्रेनर बन गया। ये सोच समझ कर नहीं किया था, ये इत्तेफाक से हो गया, संयोगवश हो गया। जी, कविता जी। संयोगवश आप ओसीडी किंग बन गए और ये बहुत ही अच्छी बात हुई सारे ओसीडी सफरर्स के लिए कि जो आपके हाथों से ठीक हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि सर का है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग और कहीं न कहीं सर आपके अंदर वो साइकोलॉजिस्ट ही छुपा था जो बार-बार आप फेल हो कर भी वहीं उसी फील्ड में बार-बार आ रहे थे। आपने इतनी जी। जॉब्स भी की, वहाँ पे भी आपको अच्छा नहीं लगा। तो ये है कि सर का ये जो ओसीडी जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स के ऊपर सर काम करते हैं, वो सर आपका कहीं न कहीं पैशन है। जी। तो ये आपका मिशन बन गया है अभी। तो सर हमें आप इसके बारे में कुछ बताइए कि आपका मिशन है और आप इस फील्ड में कहाँ तक आगे अपने आप को देखते हैं और आप कहाँ तक इसको लेके जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई भी इस वाली समस्या से जो ना जूझे और सब लोग एकदम खुशी से ज़िंदगी जिए? देखिए कि मेरा तो मिशन है कि ओसीडी मुक्त भारत, मानसिक रोगों से मुक्त भारत। आपके लिए कुछ ऐसे वीडियोज़ बनाना, कुछ ऐसे क्विक इलाज वाले वीडियो बनाना कि आप वीडियो देख-देख करके ठीक हो जाओ। और कविता जी अपने को इस मिशन में सफलता भी मिली है। आज जी। हज़ारों लोगों के कमेंट आते हैं, फ़ोन आते हैं कि सर हम ठीक तो आपके वीडियो देख के ही हो गए, बस बात करनी है 2 मिनट आपसे, शुक्रिया अदा करना है। तो देखिए कि अभी तो मैंने जो ओसीडी या डिप्रेशन या अन्य मानसिक रोगों से संबंधित 10% ही कंटेंट आप तक पहुँचाया है। अभी 90% तो बाकी है। अभी आने वाले दिनों में देखिए होता है क्या? क्योंकि जैसे-जैसे मेरा अनुभव, एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीज़ें बढ़ती जाएगी, तो मैं ओसीडी या बाकी मानसिक रोगों से संबंधित ज़बरदस्त वीडियोज़ और ज़बरदस्त टिप्स और ज़बरदस्त ऐसी कुछ थेरेपीज़ आप तक मैं लेके आता रहूँगा कि उनके द्वारा आप खुद का इलाज खुद कर पाओगे और हज़ारों लाखों उन काउंसलर को, उन
साइकोलॉजिस्ट को ट्रेन करने का भी मेरा मकसद है कि जिनके माध्यम से पूरे भारत के जो मानसिक रोगी हैं, वो लाभ ले पाएँ। तो ये आगे के मिशन है कविता जी। जी, बहुत ही अच्छा है सर, और हम दुआ करेंगे कि आप इस मिशन में सक्सेसफुल हो और आपके जी। हाथ से बहुत सारे लोग एक और भी एक और ठीक बात मैं बताना बीच में रह गया कि जी, इस मिशन में एक और चीज़ शामिल कर दी है, भागवत गीता। हम जो थेरेपीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो फ़ॉरेन की थेरेपीज़ है, सीबीटी है, हिप्नोथेरेपी तो इंडिया की है, बाकी और थेरेपीज़ हैं वो फ़ॉरेन की है। तो भागवत गीता बेस्ट थेरेपी है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो इसमें बहुत प्रकार के जो तरीके बताए गए हैं इलाज के, तो उनके ऊपर वीडियोज़ बनाना, उनको आप तक पहुँचाना और एक प्राइम कोर्स भी हमने शुरू किया है जो कल से स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से। तो उसमें भागवत गीता के द्वारा कैसे मानसिक रोगों का इलाज होता है, श्लोक वाइज़ मैं आप तक वो वीडियोज़ पहुँचाता जाऊँगा। तो पूरी टीम इस मिशन में लगी हुई है। तो भागवत गीता का जो उपहार है मानसिक रोगों के संबंध में, वो मानवता को देना, ये एक अलग से मिशन है साइको गुरु टीम का। जी। जी सर, बहुत अच्छी बात, और आप इस मिशन में सक्सेसफुल हो, यही हमारी दुआ है से सबसे। और सर आप हमें ये बताइए कि ओसीडी में जो होता है, ओसीडी का विचारों का आपस में क्या नाता है? मतलब क्या कनेक्शन है इसका कि मन जो है उस हमेशा इन चीज़ों में उलझा-उलझा सा क्यों रहता है? और उस उलझन को अगर कोई अपने आप सुलझाना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? आई देखिए मीन टू कि से कि ओसीडी अपने आप ठीक हो सकती है? अपने आप कोई देखिए ठीक करना चाहे अपने आप को? देखिए कि सेल्फ हीलिंग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप रात को सो गए और सुबह उठते ही ओसीडी गायब होगी। ऐसा तो नहीं होगा, कोई चमत्कार तो नहीं होगा। कोशिश तो करनी होगी। कोशिश आप किसी के सहयोग से कर पाएँ, थेरेपिस्ट या प्रोफेशनल मदद के, वो भी अच्छी बात है। अगर आप वो मदद नहीं लेना चाहते हैं, आप खुद के काउंसलर, खुद के गुरु, खुद के जो मोटिवेटर खुद बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सोशल मीडिया का सहारा लेना होगा, जहाँ पर वीडियोज़ आपको ऑथेंटिक मिल जाएँ, इस बात की संभावना बहुत कम है। तो अब ऑप्शन बचता है बिब्लियोथेरेपी, बुक्स बुक्स आपको पढ़नी होंगी। थेरेपी से संबंधित बहुत सारी ओसीडी से संबंधित या अन्य मानसिक रोगों से संबंधित या माइंड से संबंधित या अध्यात्म से संबंधित बहुत सारी बुक्स आपको पढ़नी होगी। तो उस बुक्स को पढ़ कर के अपने जीवन में अप्लाई करना होगा। तब तो आप खुद का इलाज खुद कर सकते हैं। वरना चमत्कार नहीं होगा कि आप सोए या आप रास्ते में जा रहे हैं और अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचे और आपकी ओसीडी ठीक होगी, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं बाबा के पास चले गए, किसी पीर, फ़कीर या जी। देवता को याद कर लिया, भगवान के ऊपर छोड़ दिया, तो ओसीडी भगा देगा। ऐसा कभी हुँ। होगा ही नहीं। जी। तो मतलब ओसीडी खुद से ठीक की जा सकती है, और इसके लिए सर ने जैसे कहा कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत खुद के ऊपर करनी होगी, आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी होगी, बहुत सारी वीडियोज़, जो भी सर ने कहा। और अगर ये कोई अपने आप से कर पाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपको लगता है कि आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो साइको गुरु टीम तो आपकी सेवा में हमेशा हाज़िर है ही। यू कैन कॉल अस ऑन एनी टाइम, वी आर अवेलेबल 24/7। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ओसीडी में सर ऐसा होता है ना कि मन के ऊपर जैसे पूरा हमारा जो हम है वो पूरे मन के कब्जे में होते हैं। जी। और मन जो चाहता है वही हम कर रहे होते हैं, और मन हमें जैसे नचाता है वैसे हम नाच रहे होते हैं। तो सर थोड़ा-सा हमें इसके बारे में बताइए कि कैसे मन के कब्जे में होता है ओसीडी में, जो ओसीडी से जो ग्रसित होता है, और कैसे उसको अपनी समझ को इसके ऊपर हावी करना है? इसको थोड़ा-सा आप डिटेल जी। में हमें बताइए। देखिए कि ओसीडी वास्तव में तो एक जैसे गीता में कृष्ण ने कहा है कि मोह माया है। एक माया है, एक भ्रम है, एक जाल है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम जाल में फँस गए हैं, हम भ्रम से भ्रमित हो गए हैं। जैसे एक इल्यूज़न होता है कि सामने हम देखते हैं तो आसमान धरती से मिलता हुआ दिखाई देता है, ये इल्यूज़न है। ये यूनिवर्सल इल्यूज़न है, अभी सबको होता है। लेकिन कुछ इंडिविजुअल इल्यूज़न होते हैं, जैसे सामने कोई चीज़ है, वो किसी को भूत दिखाई देने लग जाता है, किसी को माता या किसी को भगवान दिखाई देने लग जाता है, दूसरे इंसान को वैसा कुछ नहीं दिखता है। तो ओसीडी में भी कुछ इंडिविजुअल भ्रम होने लग जाते हैं कि सामने गंदगी है नहीं, या वो गंदगी दिखाई देने लग जाती है। सामने जो ताला है वो लगा हुआ है, लेकिन ऐसा मन में आने लग जाता है कि वो खुला है, या कोई चीज़ मन में बार-बार ऐसे इल्यूज़न या भ्रम पैदा होने लग जाता है। वास्तव में
ओसीडी वाले भ्रम से भ्रमित हो जाते हैं कि भ्रम सबको होता है। कुछ देर के लिए भ्रम हो सकता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे एकदम से लगता है कि मेरे पीछे कोई है। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, कोई नहीं है। ये भ्रम ही था या मेरा एक इल्यूजन ही था। लेकिन उस भ्रम से वो भ्रमित हो जाएँगे कि उनको लगेगा कि है, है, पक्का है, बार-बार मुड़ के देखते रहेंगे। वो कंपल्शन करेंगे, कंपल्शन करते रहेंगे, वो उलझ जाते हैं। एक ही चक्रवात में घुस जाते हैं। तो एक ही काम में वो उलझ जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो जाल में फँस जाते हैं। नॉर्मल इंसान के साथ एक बार होता है, उनके साथ वो चीज़ें बार-बार होने लग जाती है और बार-बार होने के बाद भी वो सँभलते नहीं हैं, कि अब देखो पिछली बार भी हम बाहर गए थे, हाथों पर कुछ नहीं लगा था, हमने धो लिए थे, बात खत्म। अगर साफ-सफाई होनी होती या सफाई होती तो एक बार में हो जाती। हम उसी काम को फिर दोबारा भी करेंगे, तिबारा भी करेंगे, बार-बार करते रहेंगे। हाथ धोने से अगर कोई समस्या हल होती तो हो गई होती। कंपल्सन करने से ही आज तक समस्या सुलझती, तो कितनी बार कर लिया, उससे कब की सुलझ गई होती। लेकिन वो समस्या कहीं और है, फ़ोकस कहीं और कर रहे होते हैं। उनको गंदगी या बाहर एनवायरनमेंट में दिक्कत लगती है। वास्तव में जो गंदगी से रिलेटेड मन में जो उनके बिलीफ सिस्टम है, जो चिंता है, डर है, असली समस्या वो है। गंदगी असली समस्या नहीं है। रिलीजियस ओसीडी वालों के लिए भगवान असली समस्या नहीं है। भगवान से संबंधित जो उनकी धारणा है, बिलीफ है, मन में जो उनके विचार है, मन में जो उनकी चिंता है, जो डर है, वो असली समस्या है। तो वो असली समस्या को समस्या ना समझ के भ्रम को ही समस्या समझने लग जाते हैं। इस प्रकार वो मन के कब्जे में आ जाते हैं। मन तो चंचल है, मन तो कुछ भी अभी पल में कुछ ही सोचेगा, दूसरे पल में कुछ और सोचेगा। तो ओसीडी वालों मन में जो आता है, उसी के ऊपर तुरंत एक्शन लेना पड़ता है, मजबूरी बन जाती है। नॉर्मल इंसान क्या करते हैं कि जैसे रेस्टोरेंट के सामने से जा रहे हैं, खाने का तो मन हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चले जाते हैं, बाद में देख लेंगे। लेकिन उनको तो वो खाना पड़ेगा, मजबूरी बन जाती है। तो जैसा मन कहता है, वैसा वो करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो वो मन के अनुसार ही चलने लग जाते हैं। जैसे कस्तूरी मृग होता है, वो अ, अंदर होती है कस्तूरी सी, वो बाहर ढूँढता रहता है, पेन एंड प्लेज़र के पीछे भागते रहते हैं। ओसीडी वालों को पेन होता है उन विचारों से, तो बाहर वो प्लेज़र लेने के लिए पीछे भागते रहते हैं हिरन की तरह। हिरन ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही उनका जो है ना चक्कर चलता रहता है। तो इस प्रकार वो मन के पूरे कब्ज़े में या मन के गुलाम होते हैं ओसीडी वाले। जी। जी, तो मतलब वो पूरी तरह से उलझे हुए रहते हैं और सारा दिन बस ये उलझन में ही बीत जाता है, उलझन को सुलझाते रहते हैं और इसी में सारा दिन उनका चला जाता है कंपल्शन करने में, थॉट आने में, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन के बीच में ही। जी। उनका जो टाइम है वो मैं बोलूँगी कि कीमती जो समय है वो वेस्ट हो रहा है, जी। इस इस उलझन में। तो आपको उलझना नहीं है फ्रेंड्स, आपके जो जितने भी आपकी सॉल्यूशंस तो हमारे पास है ही, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं हो, क्योंकि बिना ताले के कोई चाबी होती नहीं है। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, आप हमसे बात कर सकते हैं और आप भी अपनी समस्याओं से निदान पा सकते हैं। और सर मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि आपने अभी कहा कि भागवत गीता थेरेपी, तो आप हमें एक एग्ज़ाम्पल देंगे कि जी। कैसे उसके थ्रू, उसके श्लोक्स के थ्रू हम मानसिक रोगों का इलाज कर जी। सकते हैं? देखिए कि भागवत गीता थेरेपी वास्तव में मनोविज्ञान का ही तो एक भाग है, मनोविज्ञान ही तो है। उसमें अर्जुन एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का शिकार हो गया था। कृष्णा ने सांख्य योग द्वारा, कर्म योग द्वारा, भक्ति योग द्वारा, समर्पण द्वारा, हिप्नोथेरेपी द्वारा या बाकी अन्य योग द्वारा या बाकी अन्य अलग-अलग तरीकों से इलाज ही तो किया है। अर्जुन के मन में बहुत सारी उलझन थी, तो कृष्ण कृष्ण ने जो श्लोक बताए हैं, जिसमें चाहे एक श्लोक ले लें कि तू कर्म कर, बस फल का हेतु मत हो। इसमें ओसीडी वाले क्या है कि वो कर्म तो छोड़ ही देते हैं, फल के ऊपर केंद्रित हो जाते हैं। डिप्रेशन वाले भी कर्म त्यागी बन जाते हैं, वो फल तो छोड़ ही देते हैं, फल को पकड़ लेते हैं, कर्म करना तो छोड़ ही देते हैं। ओसीडी वाले फल को प्राप्त करने के लिए हद से ज्यादा कर्म करने लग जाते हैं, तो ये एक बंधन है, ये कर्म बंधन हो जाता है, कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। तो ओसीडी से रिलेटेड जो कृष्ण ने श्लोक कहे हैं, उनके द्वारा ओसीडी का बेहतरीन इलाज हो सकता है। एक श्लोक नहीं, गीता के अंदर ऐसे सैकड़ों श्लोक हैं, जिनके माध्यम से ओसीडी का इलाज भी हो सकता है और ओसीडी को बेहतरीन तरीके से समझा ही जा सकता है। तो जब गीता थेरेपी शुरू करेंगे, तो उसमें एक
से लेकर के बाकी जितने भी श्लोक है, एक-एक श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मैं व्यूअर को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी व्यूअर हमसे जुड़ना चाहता है, तो राजेंद्र जोधपुरिया यूट्यूब चैनल पर हमारे नंबर दिए गए हैं, उन नंबरों पर जाकर के हमसे बात कर सकता है, अपना इलाज ले सकता है या भगवत गीता थेरेपी का हिस्सा बना जा सकता है। जी, कविता जी। जी सर। जी, कविता जी। जी हाँ फ्रेंड्स, जी सर। तो फ्रेंड्स, आपने ये जाना आज हमने कि ओसीडी क्या है, ओसीडी के विचार किस तरह से चलते हैं और किस तरह से हम हमेशा उलझे रहते हैं, और इस उलझन को सुलझाने के लिए हमारे पास राजेंद्र जोधपुरिया सर है ही। तो अगर आप भी किसी ऐसी ही उलझन से जूझ रहे हैं या ऐसी ही उलझन के से आप आजकल परेशान हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। और मैं आप सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहती हूँ, और आप सब बहुत आज एन्जॉय कीजिए, हम भी एन्जॉय करेंगे। आज 31st नाइट है, और आपका जो ये आने वाला साल है, इसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और सर, आप भी हमारे व्यूअर्स को अगर शुभकामनाएँ देना चाहते हैं तो। जी, व्यूअर को मैं यही कहना चाहूँगा, अगर व्यूअर हमें देख रहे हैं तो हमने एक फ्री इलाज 1 हफ्ते के लिए शुरू किया है ओसीडी, डिप्रेशन व अन्य मानसिक रोगों के लिए। तो इसके लिए आप rajendrajodhpuriya.com पर जाकर के अपना फॉर्म या रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और देखिए कि कोरोना काल चल रहा है अभी भी, तो नया साल आने को है, पुराना साल बीतने को है। तो नए साल में नया कुछ संकल्प आप ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि आज ही लेना है और हफ्ते 20 दिन में वो संकल्प धराशायी हो जाए, ऐसा हर साल होता है। तो आप आज की रात को एन्जॉय कीजिए, सुबह जब नया सूरज उगेगा, तब हम मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, एक नए दिन के साथ और एक नई उमंग के साथ और एक नए जोश और जज़्बे के साथ। जी, धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आपने कल भी हमें बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने हमें सराहा है, और आपने ये जो हमारा प्रोग्राम देखा है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आपने बहुत सारे लोगों ने लाइक किया है, कमेंट्स किए हैं, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोगों का साथ हमारे साथ ऐसे ही बना रहे, और आपके साथ हम एक दिन और आएँगे कल के लिए, तो कल के लिए भी आपके साथ की हमें बहुत ज़रूरत होगी, और आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहेगा, हमें विश्वास है। So take care of yourself. Good night. Bye bye. Happy New Year to all of you. Thank you so much. कविता जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभिव्यक्ति की पूरी टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद। हिमांशु गोयल जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हिमांशु गोयल जी एक बड़े अच्छे कैंसर एक्टिविस्ट हैं, जो एक संस्था भी चलाते हैं और बड़े अच्छे प्रोग्राम वो रन करते हैं। समाज के लिए शायद उनका योगदान उतना है, जितना एक मसीहा का होता है। तो मैं ऐसे मसीहा को सादर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। Thank you. Thank you so much, Abhivyakti channel and Mr. Himanshu Goyal. Thank you so much. Thank you, viewers. Thank you, everyone. Happy New Year. Bye bye.